Hello friends, myself Ricky Pandya. Welcome to our YouTube channel Explore World. 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले व्यापारी थे, धीरे धीरे इंडिया में अपना पॉलिटिकल कंट्रोल बनाते गए। शुरुआत में उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना था, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया। व्यापारिक लाभ के साथ साथ उन्होंने भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे उनका नियंत्रण और भी मजबूत हो गया। उनके शासन ने भारतीय समाज में बहुत बदलाव लाए, जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। ब्रिटिश रूल ने भारतीय समाज की संरचना को बदल दिया, जिससे पारंपरिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में भी बदलाव आया। भारतीय समाज में नए कानून और नीतियां लागू की गईं, जो अक्सर भारतीयों के लिए अनुकूल नहीं थीं। हालांकि अंग्रेज तरक्की लाने का दावा करते थे, लेकिन उनकी नीतियों से अक्सर भारतीयों का शोषण होता था और उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। भारतीय किसानों और मजदूरों को भारी करों और कठोर नीतियों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। ब्रिटिश फैक्ट्रीज में काम करने वाले भारतीय मजदूरों को भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इससे समाज के विभिन्न वर्गों में व्यापक असंतोष फैल गया, जिससे 1857 के विद्रोह की नींव पड़ी। इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित प्रयास माना जाता है। विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों और नागरिकों ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की और स्वतंत्रता की मांग की। शासन की पारंपरिक व्यवस्थाओं को तोड़ दिया गया और उनकी जगह ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ले ली। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भारतीय न्यायालयों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे भारतीय शासकों की शक्ति कम हो गई। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स ने भारतीय शहरों और कस्बों में अपनी जगह बना ली। इसके परिणाम स्वरूप कई भारतीय शासकों और प्रमुखों को अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा गंवानी पड़ी। भारतीय राजाओं और नवाबों को ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अधीन काम करना पड़ा, जिससे उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता समाप्त हो गई। कई भारतीय शासकों को उनके पदों से हटा दिया गया और उनकी जगह ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ले ली। आर्थिक रूप से ब्रिटिश पॉलिसीज उनके हितों के पक्ष में थीं, जिसके कारण पारंपरिक भारतीय उद्योगों और कृषि का पतन हुआ। भारतीय उद्योगों को ब्रिटिश गुड्स के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जिससे वे धीरे धीरे समाप्त हो गए। भारतीय कृषि भी ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण प्रभावित हुई, जिससे किसानों की स्थिति और भी खराब हो गई। सामाजिक रूप से अंग्रेजों ने ऐसे सुधार किए जो अच्छी नीयत से भले ही किए गए हों, लेकिन अक्सर उन्हें भारतीय रीति रिवाजों और मान्यताओं पर हमले के रूप में देखा जाता था। ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स ने भारतीय समाज में कई बदलाव लाए, लेकिन इन सुधारों को भारतीय समाज ने हमेशा सकारात्मक रूप में नहीं लिया। कई बार इन सुधारों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ माना गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों के माध्यम से भारतीय राज्यों के विलय ने आक्रोश को और भड़काया। इस नीति के तहत अगर किसी भारतीय शासक का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसका राज्य ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाता था। इस नीति ने कई भारतीय राज्यों को ब्रिटिश कंट्रोल में ला दिया, जिससे भारतीय शासकों में असंतोष बढ़ गया। ईसाई मिशनरियों की बढ़ती उपस्थिति, जिसे हिंदू धर्म और इस्लाम के लिए खतरा माना जाता था, ने चिंताओं को और बढ़ा दिया। क्रिश्चियन मिशनरीज ने भारतीय समाज में अपने धर्म का प्रचार किया, जिससे भारतीय धार्मिक समुदायों में असंतोष फैल गया। भारतीय समाज ने इसे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ माना। 19वीं सदी के मध्य तक आर्थिक कठिनाई, राजनीतिक अधिकारों की कमी और सामाजिक और धार्मिक चिंताओं के एक मिश्रण ने भारत में एक अत्यधिक अस्थिर स्थिति पैदा कर दी थी। भारतीय समाज में बढ़ती आर्थिक कठिनाइयों और राजनीतिक अधिकारों की कमी ने असंतोष को और बढ़ा दिया। सामाजिक और धार्मिक चिंताओं ने भी भारतीय समाज में अस्थिरता को बढ़ावा दिया। इसने बड़े पैमाने पर विद्रोह को लगभग अपरिहार्य बना दिया। 1851 का विद्रोह भारतीय समाज में बढ़ते असंतोष और ब्रिटिश रूल के खिलाफ नाराजगी का परिणाम था। इस विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और ब्रिटिश रूल के खिलाफ भारतीय समाज की एकजुटता को दर्शाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो प्रॉफिट से प्रेरित थी, ने ऐसी नीतियां लागू की जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। सबसे बड़ी शिकायतों में से एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी। अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम जैसी नई प्रणालियां शुरू की, जिससे करों में वृद्धि हुई और कई किसान गरीबी में धकेल दिए गए। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों की कीमत पर अपने स्वयं के उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति भी अपनाई। इंग्लैंड से सस्ते, मशीन से बने कपड़े
भारतीय बाजार में भर गए, जिससे कभी फलता फूलता हथकरघा उद्योग नष्ट हो गया। इसके परिणाम स्वरूप व्यापक बेरोजगारी और गरीबी आई, खासकर कारीगरों और बुनकरों के बीच। अंग्रेजी सरकार ने खाद्यान्न फसलों के बजाय इंडिगो और ओपियम जैसी नकदी फसलों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे कमी और अकाल पड़ा। भारत से ब्रिटेन में धन की निकासी, जो ब्रिटिश आर्थिक नीति का एक प्रमुख पहलू था, ने देश को और गरीब बना दिया। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण ने व्यापक पीड़ा और आक्रोश पैदा किया, जिससे भारतीय जनसंख्या विद्रोह के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के रैंकों के भीतर उबलता असंतोष उबलते बिंदु तक पहुंच रहा था। यह असंतोष केवल एक दिन या एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि वर्षों से जमा हो रही नाराजगी का नतीजा था। भारतीय सिपाही, जो ब्रिटिश सैन्य बल की रीढ़ थे, को व्यवस्थित भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह भेदभाव केवल वेतन और पदोन्नति तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके साथ व्यवहार में भी स्पष्ट था। उन्हें उनके ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में काफी कम वेतन मिलता था, जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता था और उनके मन में गहरी नाराजगी पैदा करता था। कठोर दंड दिया जाता था, जो अक्सर अनुचित और अत्यधिक होता था। यह दंड न केवल शारीरिक रूप से कष्टदायक था, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें तोड़ देता था और पदोन्नति के अवसरों से वंचित रखा जाता था। यह उनके करियर की प्रगति को रोकता था और उनके भविष्य को अंधकारमय बना देता था। 1857 में एनफील्ड राइफल की शुरुआत ने आग में घी का काम किया। यह नई राइफल, जो तकनीकी रूप से उन्नत थी, ने सिपाहियों के बीच और भी अधिक असंतोष पैदा कर दिया। नई राइफल में ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस की आवश्यकता होती थी, जिसे लोड करने से पहले काटना पड़ता था। यह प्रक्रिया सिपाहियों के लिए अत्यंत अपमानजनक और अस्वीकार्य थी। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं कि इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीस गाय और सूअर की चर्बी से प्राप्त की जाती है, जो उनके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ था। यह विचार हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के लिए घृणित था। यह उनके धार्मिक विश्वासों का अपमान था और उनके लिए असहनीय था। सिपाहियों ने इसे अपने धर्म को अपवित्र करने और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में देखा। यह उनके विश्वासघात की भावना को और भी गहरा कर गया। इसने आक्रोश और विश्वासघात की भावना को जन्म दिया, जो पहले से ही असंतुष्ट सिपाहियों को विद्रोह के कगार पर धकेल रहा था। यह असंतोष अब एक संगठित विद्रोह में बदलने के लिए तैयार था। एनफील्ड राइफल विवाद 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया, जिसने विद्रोह की लपटों को भड़का दिया। यह विद्रोह केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा था, जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों में 10 मई 1857 को मेरठ शहर में आखिरकार असंतोष फैल गया। यह असंतोष कई महीनों से पनप रहा था और अंततः इस दिन ने इसे एक विस्फोटक मोड़ पर ला दिया। सिपाहियों का एक समूह एनफील्ड राइफल विवाद से क्रोधित और अपने साथियों को दंडित करने से नाराज, जिन्होंने कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था, खुले विद्रोह में उठ खड़े हुए। एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया गया था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के धार्मिक विश्वासों के खिलाफ था। उन्होंने अपने कैद साथियों को रिहा करते हुए जेल तोड़ दी और ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला। यह विद्रोह केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक विद्रोह भी था, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ गहरी नाराजगी को उजागर किया। अवज्ञा का यह कार्य एक चिंगारी बन गया, जिसने एक राष्ट्रव्यापी आग को जन्म दिया। मेरठ में शुरू हुआ यह विद्रोह जल्द ही पूरे देश में फैल गया और यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक संघर्ष का प्रतीक बन गया। विद्रोही दिल्ली की ओर बढ़े, जो मुगल सत्ता का केंद्र था, जहां उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया।
बहादुर शाह जफर, जो एक प्रतीकात्मक नेता थे, ने विद्रोहियों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली विद्रोहियों के हाथ गिर गई और विद्रोह उत्तर और मध्य भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया। दिल्ली पर कब्जा करना विद्रोहियों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक जीत थी, जिसने उन्हें और अधिक आत्मविश्वास और समर्थन दिया। मेरठ में विद्रोह और दिल्ली पर कब्जे की खबर ने उत्प्रेरक का काम किया, जिससे देश के अन्य हिस्सों में विद्रोह भड़क उठा। यह खबर तेजी से फैली और अन्य क्षेत्रों में भी सिपाही और आम लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए। छावनियों से लेकर गांवों तक विद्रोह ने उल्लेखनीय गति से फैला, विभिन्न पृष्ठभूमि और धर्मों के लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। इस विद्रोह ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट किया और यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे होंगे 1857 क्रांति का अंत।